एक्चुअली वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है UNCEBD। ठीक है, बेसिकली इंडिया ने जो है इसको ज्वाइन करा था जनवरी 2025 में, इसलिए ये जो है न्यूज़ में कहीं ना कहीं है। ठीक है, इंडिया ने इसको ज्वाइन करा, इसका मतलब हम भी ये सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी और डेटा को जो है इंटीग्रेट करें और अच्छे से डिसीजन मेकिंग करें। और इंडिया की पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर वो क्या है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे डेटा इनोवेशन लैब इनिशिएटिव के साथ, और एक्सप्लोर करे सैटेलाइट इमेजरी के फील्ड में मशीन लर्निंग को हम कैसे पॉलिसी मेकिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, मान लो नेचुरल डिज़ास्टर है तो सैटेलाइट इमेजेस और मोबाइल फ़ोन डेटा को हम एनालाइज कर सकते हो समझने के लिए कि अफेक्टेड एरियाज़ और पॉपुलेशन मूवमेंट्स क्या हैं। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बेसिकली। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, इसका जो एम है वो ये है कि जो पावर है बिग डेटा की उसको हार्नेस करे और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की जो टाइमलाइननेस है और एक्यूरेसी है उसको एनहांस करे। तो उससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगी और प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स पर। ठीक है, CCDR क्या है? कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ये डिटेल्ड असेसमेंट है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप देता है, जो एनालाइज करता है कंट्री के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हाउ एक कंट्री जो है हाउ अ कंट्रीज डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि हर कंट्री के कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, तो उसको क्लाइमेट चेंज को माइंड में रखते हुए वो गोल्स वो कंट्री कैसे अचीव कर सकती है, इस चीज़ को एनालाइज करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वो रिपोर्ट में देता है कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट्स होती हैं जो क्लाइमेट चेंज को डेवलपमेंट गोल्स को इंटीग्रेट करके चलती हैं। ये कंट्रीज़ को बोलती हैं, हेल्प करती हैं ये कुछ ऐसे एक्शंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि उनकी डेवलपमेंट भी होगी, साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस होंगी, तो हेल्प होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस बेसिकली करती है। अब ये CCDR जो हैं ये काम कैसे करते हैं? तो जो रिपोर्ट्स है ये कोलैबोरेशन बेसिकली होता है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का, और सपोर्ट इनको मिलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इनके बीच में कोलैबोरेशन के बाद ये रिपोर्ट डेवलप करी जाती है। और जो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्चुअली एक्टिव एंगेजमेंट में, मतलब डिबेट एंड डिस्कशंस, ये सब गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर अकेडमी, थिंक टैंक्स एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, लाइबेरिया का CCDR मार्च 2024 में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था लाइबेरिया कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाईलाइट किया था सीवियर थ्रेट जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पोज कर रहा है लाइबेरिया की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। रिपोर्ट ने बताया था कंट्री की वल्नरेबिलिटीज़ क्या है कि वो नेचुरल रिसोर्स पर रिलायंट है, फिजिकल स्पेस लिमिटेड है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये वार्न किया था कि प्रोएक्टिव इंटरवेंशन के बिना क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी इकोनॉमी को लाइबेरिया की 15% से और श्रिंक कर सकता है, और इसके जो लोग हैं 1.3 मिलियन पीपल प्लस लोग मतलब पॉवर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं 2050 में। रिपोर्ट ने बोला था कि टारगेटेड एडेप्टेशन एफर्ट्स जो हैं उनको ये अपनाने चाहिए। ठीक है, और CCDR जो है उसने स्ट्रैटेजी बताई थी क्लाइमेट चेंज के लिए 4 मेन थीम से फोकस करते हुए: क्लाइमेट रिस्क एंड रेडीनेस, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये भी बोला कि अपना फाइनेंस पे एक्सेस जो है उसको इम्प्रूव करो, कंसेशनल फंडिंग दो और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो। इससे जो है पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है और ग्रोथ जो है वो हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है CCDRs? क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में और डेवलपमेंट के बीच में, तो ये कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं कि वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए और सस्टेनेबल ग्रोथ और रेजिलियंस की तरफ बढ़े। ठीक है, वैसे तो ये मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुकी थी, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। UNCEBD थोड़ा आसान लैंग्वेज में सुन लो। बेसिकली UN कमेटी है ऑन एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्रुप बनाया था कि बिग डेटा को, डेटा साइंस को यूज़ करें गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स को और बेटर बनाने के लिए। बिग डेटा का मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, सैटेलाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, गूगल सर्च से कलेक्ट कर सकते हैं। जो पुराने मेथड्स हैं जैसे कि सर्वे या सेंसस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिग डेटा फास्ट प्रोसेस है, रियल टाइम डेटा देता है। मतलब देता है कि अभी के अभी लोग क्या गूगल सर्च कर रहे हैं, तो ये डेटा आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है। तो ये कमेटी क्या करती है, एडवाइस देती है कि बिग डेटा को हम कैसे यूज़ करें बेटर पॉलिसीज़ बनाने में, और कंट्री को कैसे मतलब ये जो कमेटी है ये कंट्रीज़ को सिखाती है कि इस डेटा को यूज़ कैसे करना है, प्राइवेसी मेंटेन रहे, पर्सनल डेटा मिसयूज़ ना हो पाए।
फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को जानना है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो घर से घर नहीं जाना, वो जॉब वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन यूसेज से डेटा देख सकते हैं कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा उसका। इंडिया ने रिसेंटली जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और इंडिया सैटेलाइट डेटा को, मशीन लर्निंग और AI को यूज़ कर ही रहा है प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए। फिर CCDR अभी बताया है, कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देती है ये, जो कंट्रीज़ को हेल्प करती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने में और कंट्री डेवलपमेंट गोल्स को पूरे करने में विदाउट हार्मिंग दी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर। जी, नेक्स्ट इज़ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? एक टॉप लेवल एडवाइजरी बॉडी है इंडिया में जो हेल्प करती है गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। ये क्यों बनाई गई थी? इंडिया में जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रोड्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हार्म हो रहे हैं डेवलपमेंट, माइनिंग एंड रोड्स की वजह से। ठीक है, तो NBWL जो है आपका, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसने ये बनाया गया था डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो इसके फंक्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिगार्डिंग में, पॉलिसीज़ बनाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए, प्रॉपर यूज़ कैसे करें फॉरेस्ट लैंड का जिससे एनिमल्स को मिनिमम हार्म पहुँचे, ये सारी पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, तो कौन कौन है इस बोर्ड में? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है। मेंबर्स जो हैं बाकी से कुछ मिनिस्टर्स हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, NGOs हैं और डिफरेंट स्टेट से कुछ ऑफिशियल्स हैं। एग्जाम्पल देखो, हालांकि एक कंपनी है, उसको एक रोड बनानी है टाइगर रिजर्व के पास, तो प्रोजेक्ट को जो है वो पहले NBWL इसको अप्रूवल देगा। बोर्ड जो है ये चेक करेगा कि क्या ये एनिमल्स को डिस्टर्ब करेगा ये प्रोजेक्ट, और क्या बिना पेड़ काटे ये हो सकता है या कोई अल्टरनेटिव रूट्स हैं कि नहीं है। अगर उसको लगा कि प्रोजेक्ट जो है ये सारी कंडीशंस को अच्छे आंसर, पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट सेफ है, नेसेसरी है, तो वो अप्रूवल देता है कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, रीसेंट फॉर फोकस एरियाज क्या है? प्रोटेक्टिंग टाइगर कॉरिडोर्स, ठीक है, और प्रिवेंटिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। अब जो ये बोर्ड है ये 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, और इससे पहले 1952 में एक इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, उसको इसने रिप्लेस किया था NBWL ने। 47 इसके टोटल मेंबर्स हैं। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मेंबर सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड डायरेक्टर फिर और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ये बेसिकली है। बाकी मेंबर्स ठीक है, ये हैं आपके 10 एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट्स, इकोलॉजिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। वेरियस लोकेशंस में इसकी मीटिंग्स होती हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भाई 3 मार्च 2025 को बेसिकली जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है 7th मीटिंग NBWL की करी थी। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क गुजरात में, और ये फर्स्ट फुल बॉडी मीटिंग थी 2012 के बाद से। हाइलाइट्स क्या थे मीटिंग के? 16th एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन, ये बोला गया था कि भाई लॉयन एस्टिमेशन, पॉपुलेशन एस्टिमेशन सर्वे करवाया जाएगा मई 2025 में, रिसेंटली आने वाला है। और नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये खोला गया जूनागढ़ पंजाब और गुजरात में, फाउंडेशन स्टोर्स का लीड कर दिया गया। और बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये एक इंस्टीट्यूट बेसिकली एक बॉडी खोली जाएगी SACON कोयम्बटूर में। और फर्स्ट एवर रिवर एंड डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट ये रिलीज़ करी गई है रिसेंटली। इसने बताया कि इंडिया में 6327 रिवर डॉल्फिन्स है। ऑल्सो इस मीटिंग के तहत क्या करा गया? प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन को एक्सपैंड करा गया। प्रोजेक्ट चीता जानते ही हो आप, चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट है। आज से 70 साल पहले चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे, इसलिए वी नीड टू रीइंट्रोड्यूस देम टू इंडिया। 2022 में जो चीताज है उनको अफ्रीका से लेके आया गया था कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और जो प्रोजेक्ट है कुछ चैलेंजेस इसमें फेस कर रहा है आजकल। न्यूज़ आई थी चीता की डेथ्स और एडेप्टेशन इश्यूज़ की, कि वो अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। बेसिकली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने को और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने को ये आया था, लॉन्च किया गया था। तो इंडिया ने जो है 52 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को सेलिब्रेट किया है 2025 में।
कंट्री में अब जो है 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और लेटेस्ट कौन सा हुआ है ऐड, माधव टाइगर रिजर्व एमपी में अभी रिसेंटली अप्रैल शायद मार्च की बात है 2025, अप्रैल की नहीं मार्च की बात है आई गेस। ठीक है, इंडिया जो है उसमें 3682 वाइल्ड टाइगर्स है, तो वर्ल्ड की 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। रिवर डॉल्फिन सर्वे 2025 में कंडक्ट कराया गया, पहला कोई कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे रिवर डॉल्फिन्स का हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंडर, और फोकस बेसिकली गंगा और इंडस रिवर डॉल्फिन्स पे किया गया। सर्वे ने एस्टिमेट किया कि 6324 डॉल्फिन गंगा रिवर में है और 3 इंडस रिवर में है। सर्वे ने 28 रिवर को बेसिकली कवर किया था अक्रॉस योर 8 स्टेट्स। क्लियर। नेशनल टर्मरिक बोर्ड गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी टर्मरिक फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और एक्सपोर्ट ऑफ टर्मरिक और उसके प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। हेडक्वार्टर्स इसके निज़ामाबाद तेलंगाना में है जो कि एक मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले चेयरमैन इससे कौन थे, श्री पल्ले गंगा रेड्डी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्मरिक प्रोडक्शन को इन्हांस करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना और रिसर्च को प्रमोट करना। ठीक है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की टर्मरिक में से 75% से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है। देखो प्रोड्यूस और मतलब बहुत फ़र्क है, प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूस कर रहा है, उगा रहा है। ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर है, और 2023-24 में 1.62 लाख टन्स ऑफ टर्मरिक हमने एक्सपोर्ट करी है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो बोर्ड है ऑफिशियली ये लॉन्च करा गया है ऑन 14 जनवरी 2025 बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और गवर्नमेंट ये एम कर रही है कि टर्मरिक एक्सपोर्ट्स को वो 8000 करोड़ तक लेके जाए 2030 तक। और टर्मरिक में आपको पता है कुरकुमिन होता है जो अपनी एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है टर्मरिक। फिर आपका रबड़ बोर्ड है। रबड़ बोर्ड जो है इंडिया का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1947 में इस्टेब्लिश करी गई थी। रबर एक्ट 1947 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, और ये रिस्पॉन्सिबल है रबड़ इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। रबड़ बोर्ड हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे हैं, कोट्टयम केरला में है, जो कि एक मेजर रबर प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया का। चेयरमैन इसके सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रैल 2023 की बात करें तो तब आपके एक IAS ऑफिसर थे जो इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। 28 मेंबर्स हैं इसके अंदर। वेरियस स्टेक होल्डर्स नेचुरल रबर इंडस्ट्री में, ग्रोअर्स, प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स, इनको एक्चुअली इंक्लूड करा हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करानी रबर कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग में, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज देनी रबर ग्रोअर्स को, मार्केट प्रमोशन में असिस्ट करना, ये बोर्ड असिस्ट करता है बेसिकली, और एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर्स पर। रिसेंटली क्या हुआ है, प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन 2025 में जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन हुई है, बेसिकली रबर बोर्ड ने 75th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करी है अपनी, इसलिए न्यूज़ में था। और ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, ये नया इनिशिएटिव है, इसका एक प्रोजेक्ट है जो एम करता है बेसिकली इंडियन रबर प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। और एक INR कनेक्ट है, एक इनिशिएटिव है, ये बेसिकली कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन हो अमंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फिर एक प्रोजेक्ट है इन रोड, दैट इज़ रबर बोर्ड जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा है। क्या है, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और मेजर टायर मैन्युफैक्चरर्स ने इसको सपोर्ट किया है। जो ये प्रोजेक्ट है ये फोकस करता है ट्रेनिंग ग्रोवर्स पे और एनहांसिंग रबर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स में। फिर है ग्लोबल रबर शॉर्टफॉल 2025 में ग्लोबल शॉर्टफॉल दिखा है नेचुरल रबर प्रोडक्शन में, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ स्टेगनेंट आउटपुट इन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है, इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस इंक्रीज डिमांड, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स। लास्ट टॉपिक फॉर द वीडियो इज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एपेक्स बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट न्यूक्लियर एनर्जी देखने के लिए, 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है, जो कि डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था August 3, 1954 को, डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। किस तरीके से हुआ था देखो, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश, जिसके जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वो चेयरमैन है, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है कमीशन के। और 3 मई 2000
23 डॉक्टर अजीत कुमार जो है वो डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियर फिजिस्ट और फॉर्मर डायरेक्टरेट हैं BARC के बार्क के, वो चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड आप देख सकते हो रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है। 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को अमेंड करेंगे। इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी पार्टिसिपेशन में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हम कर सकेंगे, तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी बेसिकली, और डेवलपमेंट न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जिसका बजट 200 बिलियन है उसको प्रपोज किया गया है, जिससे इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम बना सकें 2033 तक। ये इनिशिएटिव जो है ये इंडिया की स्ट्रैटेजी का पार्ट है, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है 2047 में, और साथ साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक हमें लेके जाने हैं।